नमस्कार दोस्तों। अब हम उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मूत्र निर्माण, वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य और निस्यंद को सांद्रण करने की क्रियाविधि। मूत्र निर्माण की तीन मुख्य प्रक्रिया सम्मिलित है: गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्रवण, जो वृक्काणु के विभिन्न भागों में होता है। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में कोशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, जिसे गुच्छ या गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्यंदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकले गए रक्त के 1/5 भाग के बराबर होता है। गुच्छ की कोशिकाओं का रक्त दाब रुधिर के 3 परतों में से निस्यंदन करता है। ये 3 परतें हैं: गुच्छ की रक्त कोशिका की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला तथा इन दोनों परतों के बीच पाए जाने वाली आधार झिल्ली। बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं पदाणु यानी पोडोसाइट कहलाती है, जो विशेष प्रकार से विन्यासित होती है, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं, जिन्हें निस्पंदन खांच या खांच छिद्र यानी स्लिट पोर कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह छनता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा के शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए इसे परानिस्यंदन यानी अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्पंदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर GFR कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 मिलीलीटर प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन है। गुच्छ निस्यंद की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छीय आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क में स्थल पर दूरस्थ संवलित नलिका की कोशिका के रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसन गुच्छ कोशिकाओं को रेनिन के स्रवण में सक्रिय करती है, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निस्यंदन को पुनः सामान्य कर देती है। प्रतिदिन बनने वाले निस्वंद की आयतन 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जी मूत्र 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्यंद को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाओं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती है। उदाहरणार्थ निस्यंद पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, Na+ इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनरावशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजनी निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनरावशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंद में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रवित करती है। नलिकाकार स्रवण में मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। समीपस्थ संवलित नलिका यानी PCT। यह नलिका सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है, जो पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 से 80% वैद्युत अपघट्य और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। समीपस्थ संवलित नलिका शारीरिक तरलों के pH तथा आयनी संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटेशियम आयनों का निस्यंद में स्रवण और HCO3- यानी बाइकार्बोनेट आयन का पुनरावशोषण करती है। हेनले लूप
इस भाग में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतरकाशी तरल की परासरणता के नियमन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेनले लूप का अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य होता है, परंतु वैद्युत अपघट्य के लिए लगभग अपारगम्य होता है। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्वंद को सांद्र करती है। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन वैद्युत अपघट्य का अवशोषण सक्रिय या नेफ्रॉन के विभिन्न भागों द्वारा प्रमुख पदार्थों का पुनरावशोषण एवं स्रवण निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे जैसे सांद्र निस्यंद ऊपर की ओर जाता है, वैसे वैसे वैद्युत अपघट्य के मध्यांश तरल में जाने से निस्यंद तनु यानी डाइल्यूट हो जाता है। दूरस्थ संवलित नलिका यानी DCT विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम आयन और जल का कुछ पुनरावशोषण इस भाग में होता है। दूरस्थ संवलित नलिका रक्त के सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा पीएच बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट्स का पुनरावशोषण एवं हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया का चयनात्मक स्रवण करती है। संग्रह नलिका, यह लंबी नलिका वृक्क के वल्कुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश की अंतरकाशी के परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। यह पीएच नियमन तथा हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयनों के चयनात्मक स्रवण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। निस्यंद को सांद्रण करने की क्रियाविधि। स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। इस कार्य में हेनले लूप और वासा रेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंद का विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है, जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होती है। वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिरूप यानी पैटर्न में होता है। हेनले लूप व वासा रेक्टा के बीच की नजदीकी तथा उनमें प्रतिधारा मध्यांशी अंतराकाश यानी मेडुलरी इंटरस्टिशियम के परासरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती है। परासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर बढ़ता जाता है, जैसे कि वल्कुट की ओर 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर से आंतरिक मध्यांश के लगभग 1200 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण बनती है। NaCl का परिवहन हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है, जिसे हेनले लूप की अवरोही भुजा के साथ विन्मित किया है। सोडियम क्लोराइड अंतराकाश की वासा रेक्टा की आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इसी प्रकार यूरिया का कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले आरोही भाग में विसरण द्वारा प्रविष्ट होती है, जो संग्रह नलिका द्वारा अंतराकाशी को पुनः लौटा दी जाती है। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हेनले लूप तथा वासा रेक्टा की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। यह क्रियाविधि मध्यांश के अंतराकाशी की प्रवणता को बनाए रखती है। इसी प्रकार की अंतराकाशीय प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है और निस्यंद का सांद्रण करती है। हमारे वृक्क प्रारंभिक निस्यंद की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं। यह निश्चित ही जल के ह्रास को रोकने के लिए मुख्य क्रियाविधि है। इस वीडियो में हमने सीखा मूत्र निर्माण, वृक्क नलिका के विभिन्न भागों का कार्य और निस्यंद को सांद्रण करने की क्रियाविधि। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वृक्क क्रियाओं का नियमन, मूत्रण, उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका और वृक्क विकृतियाँ। धन्यवाद।